हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालना सीख रहे थे। तो हमने कहा था कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है उसके लिए आपको क्या करना है कि जिस डायरेक्शन में आपको पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है वो सिग्मा एम एक्स अपान में सिग्मा एम ये फार्मूला लगाना है। या अगर वेरिएबल मास लेंथ वाला फॉर्मूला है या वेरी कर रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्स डी एम ओवर डी एम का इंटीग्रेशन, ये भी वही फार्मूला है। तो ये आपको करना है और इसका एप्लीकेशन भी हमने करके आपको एक दो सिखाए थे। अब जैसे हमने आपको कहा कि सेंटर ऑफ मास हर डायरेक्शन में आपको निकालना है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, और सबका वेक्टर सम कर देंगे तब भी क्या हो जाएगा, तब भी आप पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल देंगे। वो स्पेस में हो जाएगा अलग अलग डायरेक्शन में। तो जैसे हमने आपसे कहा था कि एक्स वाई में हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल में निकाल के आपको बताया था, तो ऐसे सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। जैसे इस वाले फॉर्मूले का थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं कि कोई लेंथ है जो यूनिफॉर्म मास की है, थ्रू आउट द मास सेम है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो आप क्या करेंगे, फिर ये फार्मूला लगाएंगे एक्स डी एम ओवर डी एम, ठीक है, और इंटीग्रेट कर देंगे तो डी एम का इंटीग्रेशन है एम हो जाएगा ऐसे। जैसे ये कोई ये ऐसे एल लेंथ का मास है इस तरीके से। इसकी लेंथ को अगर हम कैपिटल एल ले रहे हैं और इसके मास को कैपिटल एम, ये, और इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी, उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, वो होता है एम बाई एल, मास पर यूनिट। लेंथ को हम क्या कहते हैं, एम बाई एल कहते हैं। अब आपसे पूछता है कि वन एंड से पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ क्या होगी, और अगर ये लीनियर लाइन है तो हमको क्या करना है कि यहाँ से x डिस्टेंस पे हम एक एलिमेंट काटते हैं जिसका मास, जिसका लेंथ क्या है, dx है। यहाँ से x लेंथ पे अगर इसका क्या है पोजीशन x पे, ये एक छोटा सा एलिमेंट है जिसका लेंथ dx है, तो इस dx लेंथ का मास हम क्या मान लेते हैं, मास ऑफ dx लेंथ, इसको dm कह देते हैं, स्मॉल ये dm, ठीक है। तब अगर आपको इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हो, और सपोज दैट इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो है एक्स डी एम ओवर डी एम, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम डीएम की वैल्यू निकालते हैं कि डीएक्स लेंथ वाले मास का ये डीएम होगा कितना, तो यूनिट एक एल लेंथ के मास की बात करते हैं तो कैपिटल एम है, यूनिट लेंथ की बात करते हैं तो एम बाई एल है, और इनटू में डीएक्स लेंथ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एम बाई एल इंटू डीएक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना क्या होगा, ये dx लेंथ का मास होगा। जैसे ये m बाई एल है तो dx लेंथ का मास क्या हो जाएगा, m बाई एल इंटू डी एक्स। तो m बाई एल इंटू डी एक्स, यही तो क्या है, dm है, मास ऑफ dx लेंथ को हमने क्या लिखा है, dm लिखा है, क्लियर है। अब यहां से हम एक्सीएम का फॉर्मूला इसमें पुट करते हैं ये वैल्यू, तो लेंथ के रिस्पेक्ट में इसको डिवाइड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि x इंटू डी एम की जगह क्या लिख सकते हैं, m बाई एल इंटू
dx यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन अपान में dm का इंटीग्रेशन, ये तो 0 से m हो जाएगा, कंप्लीट लेंथ जो होगा उसका मास कैपिटल M होगा, और ये लेंथ के रेस्पेक्ट में डिवीजन हो रहा है, तो ये क्या होगा फ्रॉम 0 टू, यहाँ से पॉइंट 0 है और यहाँ से ये क्या हो जाएगा L हो जाएगा, 0 से L लिमिट रख देंगे। और जब इसको हम प्रॉपरली इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे एक्सीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा, m को हम बाहर ले लेते हैं, m बाई एल को, ये कांस्टेंट है और लेंथ फिक्स है, होल मास फिक्स है, तो ये x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा फ्रॉम 0 टू L, अपान में ये हो जाएगा dm का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल M। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, कौन, ये m बाई एल ऐसे हो जाएगा, m बाई एल, और इस dm का इंटीग्रेशन m हो जाएगा और लिमिट रख देंगे, dm का इंटीग्रेशन m फ्रॉम 0 टू कैपिटल M, ये लिमिट हो जाएगी, और ऊपर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और इसमें लिमिट रखेंगे फ्रॉम 0 टू L, ऐसा, ठीक है। इसके बाद इसको हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ दिखेगा नहीं दिखेगा, नोट करिए इसको तो फिर आगे लिखते हैं, इतना नोट करिए। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका एक्सियम m बाई एल, तो ऐसे रहेगा, नीचे dm का जो m है वो 0 से m माइनस m नॉट, ये हो जाएगा m माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये ऐसा हो जाएगा, और ये जो x स्क्वायर बाई 2 है, तो एक बार क्या होगा इसकी लिमिट l स्क्वायर बाई 2 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक्सियम की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा m अपान l, और इनटू में ये बाई 2 होगा इंटू m ऊपर l स्क्वायर, ये आएगा, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m क्या होगा कैंसिल होगा, l स्क्वायर से ये l कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि एक्सियम की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी l बाई 2। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ द रॉड पे इसका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा। इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का सेंटर ऑफ मास निकालना हो, वेरिएबल मास बॉडी है तो आप ऐसा करके निकाल सकते हैं। फार्मूला यही आपको लगाना है, या तो सिग्मा mx लगाना है, या तो इस तरीके से। इसके बाद मैंने आपको रिजिड बॉडी के बारे में बताया था कि रिजिड बॉडी क्या होती है, हो गया नो? अब ये तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। अब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हमको पता पड़ गई, और यही चेंज इन पोजीशन, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो पोजीशन के चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम देख लेंगे तो वही वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए जो मैंने फार्मूला बताया आपको, वो हर डायरेक्शन में भी अलग अलग आप लिख सकते हैं। जैसे एक्सियम है तो ये m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस डॉट 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 mn xn अपान में m1 प्लस m2 प्लस m3 mn। तो ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। y डायरेक्शन में पूछे, y में, z में पूछे, z में, तीनों का वेक्टर समेशन कर देंगे। दूसरा टर्म आता है यहाँ से
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करते हैं तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपको निकालनी है, देन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। तो आप देखेंगे कि ये d ओवर डी टी एक्सियम को अगर आप क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका d ओवर डी टी m1x1 प्लस d ओवर डी टी m1 m2x2 प्लस d ओवर डी टी m3x3, और इस तरीके से d ओवर डी टी mn(xn), ये हो जाएगा। और अपान में क्या होगा, टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 प्लस mn। तो आप देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में, इसी को हम क्या कह देते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे कि ये टर्म आप ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा m1 dx1 ओवर dt प्लस m2 dx2 ओवर dt प्लस m3 dx3 ओवर dt, और प्लस में आप देखेंगे कि ये डॉट 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 mn टाइम्स dxn ओवर dt एंड होल डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगी, दिखेगा नीचे, ये हो जाएगा, इतना तो हो जाएगा b1, और dx1 ओवर dt क्या हो जाएगा b1, इतना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो x2 वाला होगा चेंज उसका, इसका b2, इसका b3, इस तरीके से। तो आप ये पाएंगे कि ये ऐसा आ जाएगा m1 b1 प्लस m2 b2 प्लस m3 b3 प्लस में डॉट 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 mn bn अपान में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 प्लस में mn, ये आ जाएगा। ये समझ आ रहा है। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, क्लियर है ना। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 b1 प्लस m2 b2 प्लस m3 b3, ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है, नोट करिए इसको। तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब अगर हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को भी हर डायरेक्शन में लेंगे तो bx by bz हर तीनों डायरेक्शन में हमको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर या पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को लिखते थे सिग्मा के टर्म्स में, वैसे इसको भी लिख सकते हैं, अरे BCM को लिख सकते हैं। ये हो जाएगा सिग्मा, अब इतनी बात को हम क्या लिख दें, सिग्मा mv अपॉन सिग्मा m, ऐसा। या इसी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन vdm अपॉन dm का इंटीग्रेशन, ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये हर डायरेक्शन में आपको करना है। जैसे bx निकालना है तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, तो ये mbx
अपॉन सिग्मा एम। ऐसे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन निकालना है सेंटर ऑफ मास की, ये BCM है एक्स डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वाई डायरेक्शन में। ये क्या हो जाएगा सिग्मा एम वी वाई अपॉन सिग्मा एम। ऐसे वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन जेड डायरेक्शन लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा जेड डायरेक्शन के लिए सिग्मा बी एम बी जेड अपान में सिग्मा एम ऐसे। और उसके बाद जो नेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो क्या हो जाएगा BCM, वो इन सब का सम हो जाएगा, वेक्टर सम कर लेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन प्लस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन जेड डायरेक्शन। ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी के लिए। क्लियर? अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या फर्दर आ जाएगा एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो जैसे वहां वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन लिखते थे वैसे यहाँ भी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन वो एक्सेलरेशन पर्टिकुलर बॉडी या पार्टिकल का होता था, ये एक्सेलरेशन उस बॉडी के उस पॉइंट सेंटर ऑफ मास का होगा। तो अगर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ये सब डिटरमाइन करना है या आपको यही बताना है कि ये सब चीजें आती कहाँ से होंगी अगर एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है। इसका जाहिर इसका मतलब यही है कि उसके सेंटर ऑफ मास पे नेट फोर्स लग रहा होगा तभी तो एक्सेलरेट हो रही बॉडी। तो नेट फोर्स अगर लग रहा होगा तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, और अगर नेट फोर्स नहीं लग रहा होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। फिर उसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसा भी जैसा पहले बताया आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, वो सब भी चीजें यहाँ पर फॉलो होंगी। ठीक है, तो ये जैसे वहां पर हमने बताया था कि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, वैसे यहाँ भी मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स होगा एट द सेंटर ऑफ मास, लेकिन एक्सेलरेशन वहां पर जो होगा वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा। क्लियर? बढ़ा जाए आगे। अब इसमें रिलेशन हम वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन का निकालते हैं। अब से अगर पूछता है मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल के उसको क्या करेंगे मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अगर आपसे पूछता है कि मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम होगा उसको हम कहेंगे m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसा। तो PCM अगर आपसे पूछेगा तो यही हो जाएगा मास इंटू, और जितना तरीका मैंने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने के बताए वो सारे लग जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद अगर हम इस फार्मूले को जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो आप क्या पाएंगे कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है इट डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, देन m1 b1 ओवर dt हो जाएगा प्लस m2 dv2 ओवर dt हो जाएगा प्लस m3 v3 dv3 ओवर dt प्लस डॉट 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 mn dvn ओवर dt, ये हो जाएगा। और अपान में आपका आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3 mn। ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर? तो इसको हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ACM। और ये इतना क्या हो जाएगा, जैसे वहां dx ओवर dt वेलोसिटी होती थी वैसे dv ओवर dt क्या होता है आपको बताया एक्सेलरेशन होता है। तो ये क्या हो जाएगा
m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 प्लस में ये डॉट 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 क्या हो जाएगा, mnan अपान में टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस में डॉट 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 mn, ये हो जाएगा। ये आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, या इसी को हम अब सिग्मा वाला फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो ये जो ACM होगा ये क्या हो जाएगा, सिग्मा MA अपान सिग्मा M, ठीक है। इसी को हम क्या बोल देंगे कि ये है आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इस तरीके से आ जाएगा। जैसे वेलोसिटी में हर डायरेक्शन में हमने कहा था, वैसे इसको भी हर डायरेक्शन में बताएंगे। हर डायरेक्शन का मतलब x में, y में, z में, तो ये भी x में, y में, z में, तीनों डायरेक्शन में इसको लेंगे एक्सेलरेशन को भी, और उसके बाद उसका क्या करेंगे, वेक्टर समेशन करेंगे। जैसे हमने कहा एक्सेलरेशन of center of mass in x direction, acceleration of center of mass in x direction, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा m(ex) ओवर सिग्मा m। ऐसे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन y डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा m(ay) अपान सिग्मा m। ऐसे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन z डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा m(az) अपान सिग्मा m। इसके बाद सारे एक्सेलरेशन को एक साथ आपको सम अप करना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगा ये सब का सम होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन प्लस सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन प्लस सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सेलरेशन इन z डायरेक्शन, ये टोटल सेंटर ऑफ मास होगा एक्सेलरेशन का। मतलब अगर हमको ACM लिखना है तो ये ACM इस तरीके से लिखा जाएगा कि सिग्मा MAX अपान सिग्मा M, इसका वेक्टर समेशन अपान सिग्मा MAY अपान सिग्मा M प्लस सिग्मा MAZ अपान सिग्मा M। ये तो ये फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर कुछ टिपिकल बातें समझनी है। जो वहाँ एक्सेलरेशन डिफाइन करता था, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन इन बातों को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। नोट हो गया ये। तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका। अब जैसे वहाँ मोशन डिफाइन होता था एक्सेलरेशन से, वैसे यहाँ भी एक्सेलरेशन से चीज़ें डिफाइन होगी। वहाँ पर क्या होता था, हमने एक्सेलरेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा था। जैसे अगर यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये फोर्स होता है, तो जो फोर्स एट द सेंटर ऑफ मास लगेगा, नेट फोर्स, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसके लिए होगा। और यहाँ से अगर आप देखेंगे कि जो ये सेंटर ऑफ मास आएगा,
ये d/dt, ये m, ये इस तरीके से हो जाएगा d/dt। ये मास को अगर हम फिक्स कर देते हैं तो ये Vcm/dt ये होगा। और यहाँ से ये आप ये देख पाएंगे, अगर मास कांस्टेंट है तो फोर्स जो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है ये m इंटू dVcm/dt, और इसी को हम क्या लिख देंगे, एक्सेलरेशन लिख देंगे। तो ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन एट द सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास पे नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, इफ अगर सेंटर ऑफ मास पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि dPcm/dt ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। Pi जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा P 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ना, डेल्टा Pcm/dt 0 हो गया, डेल्टा T ये 0 हो गया। इसका मतलब डेल्टा P 0 हो गया, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम 0 हो गया। या हम ये कह सकते हैं फाइनल सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम होगा वही मोमेंटम इनिशियल में होगा, ठीक है ना, वो इनिशियल का सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम होगा। और इसी को क्या कहते हैं, इसी बात को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम है वो कंजर्व होगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब यहां से अगर कई सारी चीजें आती हैं, अगर हमने कहा कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। इतना नोट करिए, पहले इतना नोट करिए। जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो डिफाइन करेगा किसी भी पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास के मोशन को। अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, 0 है, तो ऐसी सिचुएशन में जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी वो कांस्टेंट होगी। जैसे अगर हमने कहा ये सेंटर ऑफ मास, इसकी एक कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये 0 हो जाए। ऐसी सिचुएशन में जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा ये कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगी। दूसरा, अगर हम ये कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। और वो चेंज होगी उसी जो इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था, उसके अकॉर्डिंग ये सारी बातें होंगी। जैसे फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगी वो होगी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस में क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू टी टाइम के बाद ये परिवर्तन आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमको ये चीजें फॉलो करनी होगी, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना होगा, ठीक है। और अगर वेरिएबल हो जाता है सेंटर ऑफ मास का, एक्सेलरेशन भी वेरी कर रहा होगा, तब तो आपको चेक करना पड़ेगा कि किस तरीके से इसका सेंटर ऑफ मास वेरी कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या करेगा, वेरी करेगा। तो ये ओवरऑल सेंटर ऑफ मास के अबाउट रहा, ठीक है, इसको कर लीजिए। तो सेंटर ऑफ मास जो हमको बताना था इसमें लगभग हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रिजिड बॉडी में रोटेटरी मोशन होता है, तो रोटेटरी मोशन की क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या कैसे, ठीक है। तो रोटेशन के लिए कुछ बातें हैं
जो आपको समझनी है। सर्कुलर मोशन हम लोगों ने पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल सर्कल मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी पढ़ा है और मोशन अंडर वर्टिकल सर्कल भी पढ़ा है। काफी कुछ रोटेशन में उसी से हमको मिलता जुलता पढ़ना है। अगर हम मोशन को डिफाइन करें तो मोशन वैसे 3 तरीके के हैं। एक को हमने कहा ट्रांसलेटरी मोशन, जो अभी तक हम पढ़ते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर। दूसरे मोशन की जो प्रॉपर्टी है वो है रोटेशनल या रोटेशन, जो आज हम पढ़ेंगे। और तीसरा एक जो होता है वो ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन। उसको हम लोग नेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे, जब एसएचएम और बेल एसएचएम पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो यहां पर हमको रोटेशन की बात करनी है। जो रोटेशन होता है ऑफ रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी के रोटेशनल मोशन के लिए हमको समझना है कि इसमें होता क्या है। इसमें होता यह कि कोई भी रिजिड बॉडी की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, इनका आपस में जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, फिक्स रहती है। होता क्या है कि कोई एक एक्सिस अगर हम बनाते हैं और किसी एक्सिस के अबाउट इनके सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। बस कंडीशन ये है कि दे परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन विद अ फिक्स एक्सिस अबाउट एन एक्सिस विद डिफरेंट रेडियस। जैसे अगर हम इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये बहुत सारे पार्टिकल है, ये सब इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रहे हैं तो आप ये पाएंगे कि इसका अगर मास m1 है तो आप देखेंगे यहां से इसकी रेडियस क्या है, r1 है। यहां इसका अलग हो गया, इसका पार्टिकल का अलग हो गया, इसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया। समझ पा रहे हो? तो ये इस फिक्स एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन करते हैं सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो इस पूरी रिजिड बॉडी के इस मोशन को हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, कि बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अब ये जो एक्सिस है, इट लाई आउटसाइड द बॉडी एंड इट मे लाई इनसाइड द बॉडी ऑल्सो। ये इसके बाहर भी हो सकती है और इसके अंदर भी हो सकती है। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि ये बॉडी ऐसी बनी हो और एक्सिस ऐसी भी हो जाए। अब यहां का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी है, इनसे इस एक्सिस की डिस्टेंस ये अलग अलग है और ये सब एक डेफिनेट रेडियस की सर्कल में क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। कौन सा मोशन परफॉर्म करेंगे, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे इन द डिफरेंट रेडियस ऑफ द सर्कल और एक ही एक्सिस पे, इस तरीके से। ठीक है। अब इसमें है क्या कि अगर एक्सिस लाई इनसाइड द रिजिड बॉडी, देन सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे इन द डिफरेंट रेडियस ऑफ द सर्कल, इन द डिफरेंट रेडियाई ऑफ द सर्कल, बट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हु लाई एट द एक्सिस, और ऐसा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो एक्सिस पर ही लाई करेगा, वो क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ये पेन है और इसको हम किसी एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करें, तो इसके एक्सिस का जो पॉइंट है वो खुद रेस्ट में होगा और बचे हुए जितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं
वो उस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे अलग अलग रेडियस में। क्लियर है? ये जितने भी रेडियस में सर्कुलर मोशन करते हैं डिफरेंट रेडियाई में विद डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी, और वो लीनियर वेलोसिटी इनके टेंजेंट के लॉन्ग होगी, लेकिन सबका एक चीज कांस्टेंट होता है कि इनका जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है वो सबकी क्या होती है, फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है? तो रोटेटरी मोशन में क्या होता है, इन द रोटेटरी मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी all constituent particles are performing the circular motion about an axis in different radius with same angular velocity। क्या करेंगे, सेम एंगुलर वेलोसिटी से एक डिफिनिट रेडियस में, सारे अलग अलग डिफिनिट रेडियस में क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। और अगर ये जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये बॉडी के अंदर लाई कर रही है, तो जो पार्टिकल एक्सिस पे होंगे वो रेस्ट में होते हैं। क्लियर है? इसको नोट करिए, फिर आपको ये डेफिनेशन लिखते हैं। हो गया? तो रोटेशनल मोशन में लिखते हैं रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी क्या होती है, इन दिस टाइप ऑफ मोशन all constituent particles performing circular motion about an axis in different radius और वो सबकी अपनी अपनी फिक्स रेडियस होती है, इन डिफरेंट रेडियस विद सेम एंगुलर वेलोसिटी। विद सेम एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी से, विद सेम एंगुलर वेलोसिटी। और दूसरी बात यहां पर आपको ये कर लिखनी है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बॉडी के अंदर भी लाई कर सकता है और आउटसाइड द बॉडी। एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई इनसाइड द रिजिड बॉडी and it may lie outside the rigid body। ये रिजिड बॉडी के बाहर भी रहेगा। If axis of rotation lie inside the rigid body, then constituent particle present at the axis, if axis of rotation or lie inside
of the rigid body. Inside of the rigid body, then the particle lie at axis are in rest. ये आपको पूरा ये बात समझनी है, क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट कल से स्टार्ट करते हैं इसके आगे।